चलिए जी, अब बात कर लेते हैं बच्चों फटाफट से कारों की। क्या दिक्कत है भैया? कारो 2020। सबसे पहली बात, कारो एप्लीकेबल कहाँ पे है? कारो एप्लीकेबल है एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स बनी है इंडिया से बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। किसके ऊपर कारो नहीं लगता? बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगेगा। बाहुनाओं मत बह जाना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऑडिट पे लगता है कारो। बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड है, ओपीसी पे नहीं लगेगा, स्मॉल कंपनी पे नहीं लगेगा, प्राइवेट कंपनी पे भी नहीं लगेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए भैया 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन, प्राइवेट कंपनी ना तो सब्सिडरी होगी ना होल्डिंग होगी पब्लिक कंपनी की। पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए बैलेंस शीट डेट में। बैलेंस शीट डेट में पेड अप शेयर कैपिटल में ध्यान रखना, दोनों शेयर कैपिटल आएंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। रिजर्व सरप्लस में सारे रिजर्व आएंगे, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस तो माइनस कर देना, बाकी सारे रिजर्व आएंगे सर, ठीक। और ध्यान रखना, रिजर्व सरप्लस देखना बैलेंस शीट डेट पे, लिखा हुआ है बैलेंस शीट डेट पे। साथ में कहता है पहली बात, ना सब्सिडरी होगी ना होल्डिंग होगी पब्लिक कंपनी की। पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से ऊपर होगा नहीं। टोटल बोरोइंग जो है वो 1 CR से ऊपर नहीं जाएगा, टोटल बोरोइंग। और यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट डेट, यहाँ लिखा है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब साल में एक भी दिन 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए बोरोइंग। अब बोरोइंग में कौन सी बोरोइंग? कहता है सर बोरोइंग में हमेशा ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे, हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और बोरोइंग में सारी की सारी बोरोइंग आएंगी, सारी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिमांड लोन, सीसी सब आएंगी सर। लेकिन वही अमाउंट देखना जो आउटस्टैंडिंग है। और ध्यान रखना ऑन द बैलेंस शीट डेट नहीं, किसी भी दिन 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक बात गौर करने वाली है, वही लोन देखना है जो बैंक और एफआई से लिया है। अब कंपनी किसी और कंपनी से लोन लेती है, इंटर कॉर्पोरेट लोन, वो बैंक और एफआई तो नहीं, दूसरी कंपनी तो नहीं इंक्लूड करेंगे। वही लोन इंक्लूड करना है जो बैंक और एफआई से लिया है। और चौथी कंडीशन भैया, टोटल रेवेन्यू एक्सीड नहीं करेगा 10 करोड़ से ऊपर। और टोटल रेवेन्यू में आप पढ़ते हैं एस के अंदर कि भैया टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस डज नॉट एक्सीड 10 CR। तो 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। 1 करोड़ आपकी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, 1 करोड़ आपका लोन, 10 करोड़ आपका टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में ध्यान रखना टर्नओवर भी आएगा, सिर्फ टर्नओवर नहीं लिखा ना, रेवेन्यू लिखा है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सारी इनकम आएंगी सर, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी आएगा, ठीक है ना। ये है पैराग्राफ नंबर 1। अब चलते हैं सर, पहले बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की। 3 में क्या क्या दिया गया? सबसे पहली बात पीपी पहला क्लॉज है सर। पीपी में क्या आएगा? सबसे पहले आप देखो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं क्या? प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं क्या सर? क्या फ़र्क हुआ दोनों में? फ़र्क ये हुआ, यहाँ बात कर रहा है प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपी और यहाँ बात कर रहा है प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। फिर कहता है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया है पीपी का? ऑडिटर तो करेगा नहीं, वो तो करेगा तो मैनेजमेंट ही, रीजनेबल इंटरवल में। और अगर डिस्क्रिपेंसी आई है, अगर डिस्क्रिपेंसीज आई है तो क्या बुक्स में ठीक की गई है? भाई आपने लिखा है ना फर्नीचर के आपके पास 500 यूनिट है, लिखा है बुक्स में, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए तो 400 मिली, तो बुक्स ठीक कर लो अपनी, क्या दिक्कत है? कहता है सर यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट है पीपी का, तो क्या डिस्क्रिपेंसी ठीक की गई है? आप ये देखो, अभी जब सेकंड अपन पढ़ेंगे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के अंदर भी सेम पॉइंट है बेटा, यहाँ भी फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट दिया है, यहाँ भी मैनेजमेंट करेगा, यहाँ भी रीजनेबल इंटरवल में। बस फर्क क्या है कि पीपी में डिस्क्रिपेंसी के आगे लिखा हुआ है मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। और इन्वेंट्री में लिखा है अगर डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ऊपर की आएगी। तो पीपी में डिस्क्रिपेंसी का परसेंटेज नहीं लिखा, इन्वेंट्री में परसेंटेज लिखा है। और 10% ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, स्पेसिफिक क्लास ऑफ एसेट। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आरएम में 10% देखना, टोटल इन्वेंट्री में नहीं। आरएम में हो या डब्ल्यूआईपी में हो या फिनिश गुड्स में हो, ईच क्लास में 10% आपको देखना। अगर 10% है तो ठीक है सर, बुक्स ठीक की जाएंगी। क्योंकि ना एक्चुअली क्या होता है यार, देखो इन्वेंट्री रोज का सामान है, रोज बिकेगा, रोज आएगा। 10% तक मानते हैं, ठीक है ये मटेरियल है, 10% का फर्क आए तभी बुक्स ठीक करनी है। लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, कहाँ पे? इन द केस ऑफ पीपी। साथ में एक बात और, क्या टाइटल डीड अगर आपकी खुद की ज़मीन है कंपनी की, या लीज एग्रीमेंट अगर लीज पे लिए, तो क्या कंपनी के नाम पे है, एंटिटी के नाम पे है? अगर नहीं है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कैसा डिस्क्लोजर? बेटा टेबल ही बना के आना एग्जाम में, ध्यान रखना, और ऑप्शन नहीं है अपने पास। कौन सी प्रॉपर्टी, कितने की प्रॉपर्टी, किसके, आपके नाम पे तो है नहीं, कंपनी के नाम पे, किसके नाम पे है? क्या प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पे है? कब से है और क्यों नहीं है आपके नाम पे? कौन सी प्रॉपर्टी, कितने की प्रॉपर्टी, अरे भाई कौन सी प्रॉपर्टी, कितने की प्रॉपर्टी, किसके नाम पे, क्या डायरेक्टर प्रमोटर के नाम पे, कब से है और क्यों नहीं है आपके नाम पे, ठीक है ना। ये आपको 6 बातें बतानी पड़ेंगे अगर 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 पीपी कंपनी के नाम पे उसकी टाइटल डीड या लीज एग्रीमेंट नहीं है तब।
साथ में रिवैल्यूएशन हो रहा है क्या सर पीपी का? अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो क्या रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर रहा है, पहली बात, और क्या रिवैल्यूएशन में फ़र्क आया है 10% या उससे ऊपर का? अगर फ़र्क आया है तो ऑडिटर बताएगा। तो एक बात समझना, फिजिकल वेरिफिकेशन में परसेंटेज नहीं दिया, यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन 10% दिया हुआ है, यहाँ रिवैल्यूएशन में 10% दिया है। कहाँ पे? इन द केस ऑफ पीपी। अगर रिवैल्यूएशन में 10% का प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फ़र्क मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट, और इन्वेंट्री में 2 ही पॉइंट है, पहला अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा समझिए। अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की है, ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन की गई है 5 करोड़ से ऊपर की, आपने यूज़ किया नहीं कि उससे मतलब नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर की सैंक्शन कर दी आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन, तो जो भी इंफॉर्मेशन बैंक के साथ शेयर कर रहा है क्लाइंट, स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट, एनुअल स्टॉक स्टेटमेंट, क्या वो स्टॉक स्टेटमेंट्स के फिगर्स बुक्स के साथ मैच कर रहे हैं? यानी आप चेक करेंगे बीइंग ऑडिटर, नहीं कर रहे तो ऑडिटर रिपोर्ट में बताइए। ये तब आपकी जिम्मेदारी बनती है जब लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की, 5 से कम की लिमिट आपको कुछ नहीं करना कारों के हिसाब से, कुछ बताने की जरूरत भी नहीं कारों के हिसाब से। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर है तो जो भी स्टॉक स्टेटमेंट जमा किए गए क्या वो बुक्स के साथ टैली कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो बताइए। तो 2 ही बातें हैं, 5 करोड़ वाला और फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री के अंदर। सर लोन गारंटी सिक्योरिटी में से शॉर्ट में कहता हूँ LGSI, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ये आपने लिया नहीं, आपने दिया है। LGSI के 2 पॉइंट हैं, एक सब पैरा 4 क्लॉज 4 है क्लॉज 3। क्लॉज 4 में कुछ भी नहीं कह रहा, कंप्लाइंस चेक करो 2 सेक्शंस का 185 186, ठीक है ना। LGSI कहता है सर अगर आपने LGSI दिया है तो 2 LGSI अलग अलग बताइए। जो LGSI जैस को दिया है वो अलग बताओ, किसी और को दिया है वो अलग बताओ। जैस यानी कि J से जॉइंट वेंचर, A से एसोसिएट कंपनी, S से सब्सिडरी कंपनी। तो जो भी आपने लोन जॉइंट वेंचर को दिया है, एसोसिएट को दिया है, सब्सिडरी को दिया है वो अलग बताओ, अदर को दिया वो अलग बताओ, बताना पड़ेगा सर अलग। दूसरी बात, कहीं लोन कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, वो आप देख लो, बीइंग ऑडिटर बता भी दो। अब 1% के रेट पे इंटरेस्ट दोगे 99 ईयर्स के लिए तो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही होगा ना भाई। क्या स्केड्यूल बताया गया ना रीपेमेंट का, और क्या रीपेमेंट बराबर हो रही है ना भाई। अगर 90 दिन से ऊपर पैसा नहीं आया लोन का, आपने लोन दिया है, बांटा है, तो क्या रीजनेबल स्टेप लिए गए रिकवरी के लिए? और क्या पुराने लोन के बदले, आपने पुराना लोन दिया था बोरोवर को, पैसा तो पे कर नहीं रहा था, तो आपने उसी लोन को रिन्यू कर दिया, या उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड, चलो तेरे को 3 महीने और दिए, 4 महीने और दिया, एक्सटेंड कर दिया, या फ्रेश लोन दे दिया सर कि बेटा ये फ्रेश लोन ले ले, पुराना लोन रीपे कर दे, फ्रेश लोन से फ्रेश लोन चढ़ जाएगा तेरे ऊपर, पुराना लोन तो रीपे हो जाएगा, NPA बनेगा नहीं। मैं शॉर्ट में बोलूँगा रेफ, क्या पुराने लोन की जगह रेफ किया है क्या? रेफ मतलब R से रिन्यू, E से एक्सटेंड और F से फ्रेश लोन। अगर लोन मैच्योर हो रहा है इस साल तो क्या रेफ किया है क्या, वो आपको बताना पड़ेगा। तो पहली बात सेपरेटली बताइए, जैस को दिया हुआ लोन, अदर लोन, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, स्केड्यूल बताया गया, रीपेमेंट रेगुलर, 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग, रीजनेबल स्टेप फॉर रिकवरी, और अगर मैच्योर करे तो रेफ किया गया। साथ में परसेंटेज बताइए सर, कितने का रेफ किया है आउट ऑफ टोटल लोन, ये बताइए पहली बात। टोटल लोन में से डिमांड लोन कितने के हैं वो बताइए, और डिमांड लोन में से कितने के डिमांड लोन प्रमोटर RP को दिए हैं वो बताइए। तो टोटल लोन जो साल भर में दिया उसमें रेफ कितना किया, टोटल लोन में से डिमांड लोन कितने किया, और डिमांड लोन में से कितने के डिमांड लोन प्रमोटर RP को दिए वो बताइए। तो 3% आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। साथ में आते हैं डिपॉजिट में, अब थोड़े हल्के पॉइंट है, शुरू के 3 में दम है, आपको बता रहा हूँ। कंप्लायंस चेक करिए, क्या 73 से लेकर 76 माना गया, क्या RBI डायरेक्शंस माने गए, क्या किसी कोर्ट, NCLT, ट्राइब्यूनल, RBI का कोई ऑर्डर है, क्या वो माना गया है? अगर नहीं माना गया तो बताइए। 73 से लेकर 76 RBI डायरेक्शंस और कोर्ट, RBI, NCLT का ऑर्डर वगैरह तो माना गया है। यानी जिस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने ज़रूरी है, क्या उसने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं? सेक्शन 148 कहता है अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 35 CR का तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं या नहीं वो आप वो देख लो, ठीक है भाई। अगला स्टैट ड्यूज, सर अगर आपके ड्यूज डिस्प्यूटेड हैं तो आप 2 बातें बताइए। मान लो IT-80 में डिस्प्यूट पेंडिंग है टैक्स मैटर को लेकर, तो सर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, नेम ऑफ द फोरम, IT-80 नेम ऑफ द फोरम है बता दो। लेबर कोर्ट में ग्रेचुटी को लेकर झगड़ा चल रहा है एम्प्लॉय की, लेबर कोर्ट नेम ऑफ द फोरम बता दो, ग्रेचुटी का अमाउंट भी बता दो। डिस्प्यूटेड है तब। अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो क्या स्टैट ड्यू बराबर जमा किए जा रहे हैं? अगर नहीं जमा किए जा रहे तो क्या 31 मार्च को कोई भी ऐसा पैसा जिसकी 6 महीने से ऊपर की आउटस्टैंडिंग है,
जिसकी 6 महीने से ऊपर की आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे, अगर है तो वो बताइए। तो 6 महीना कब देखना है? बैलेंस शीट डेट पे 6 महीने से ऊपर की उधारी अगर है तो बतानी है आपको, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया, ज़मीन बेची थी रिकॉर्ड नहीं किया, नोटिस वोटिस आ गया डिपार्टमेंट से, अब रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड पर जो बुक्स के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? अभी तक आपने लोन दिए थे, अब आप लोन ले रहे हो, ठीक है ना। अगर लोन आपने लिया है तो डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया ना भाई। अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो बताना पड़ेगा, क्या क्या बताना पड़ेगा? कौन सा लोन, किससे लिया है, कितना पैसा नहीं दिया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या नहीं दिया, कब से नहीं दिया, और रिमार्क्स। नेचर ऑफ बोरिंग समझते हैं, इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी। डिवेंचर के बारे में भी बताना पड़ेगा, डिवेंचर के बारे में भी बताना पड़ेगा। लेकिन जब नेम ऑफ लेंडर में बताओगे ना तो डिवेंचर होल्डर के बारे में नहीं, डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखना है यार। 2 लाख डिवेंचर होल्डर सबके नाम हो तो कहानी हो जाएगी फिर तो कह रहा है नेम ऑफ लेंडर में सिर्फ किसका नाम देना, बैंक और एफआई का। तो यहाँ सिर्फ उस लोन की बात करना जो बैंक एफआई की है। हालांकि डिवेंचर की बात यहाँ होगी फर्स्ट, इसमें यहाँ नहीं होगी डिवेंचर की बात। नेम ऑफ लेंडर बहुत सारे सकते हैं ना केस ऑफ डिवेंचर। तो किसका लोन है, मतलब कौन सा लोन है, किसका लोन है, कितना पैसा नहीं दिया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या नहीं, कब से नहीं दिया, और रिमार्क्स, ठीक है ना। जो पैसा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसे स्पेसिफिक पर्पज़ में इस्तेमाल किया या नहीं, कि पैसा लिया कि भैया एक्सपेंशन करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, और उस पैसे से आप उस पैसे से आपने पुराने लोन रीपे कर दिए, गलत बात है ना। क्या शॉर्ट टर्म का लोन लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल हुआ है? वर्किंग कैपिटल के लिए आपने पैसा लिया और उससे मशीनरी खरीद रहे हो आप, गलत बात। क्या आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है? विलफुल डिफॉल्टर पता है कब डिक्लेयर करते हैं? आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है, कहता है विलफुल डिफॉल्टर तब मानते हैं भाई जब आपके पास पैसा था, आपने फिर भी पैसे नहीं दिए बोरोवर ने, या जिस पर्पज़ के लिए पैसा लिया तो उस पर्पज़ में इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या आपके क्लाइंट को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया तो बता दो, करो। ये तो कहता है आपसे, कहता है क्या लोन लिया है टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन ऑफ जैस। इस बार कंपनी अपने लिए लोन नहीं ले रही है, अपने बच्चों के लिए लोन ले रही है, अपने बच्चों के लिए, उनके ऑब्लिगेशंस खत्म करने के लिए। और आखिरी पॉइंट में इस बार कंपनी अपने लिए लोन ले रही है, लेकिन गिरवी में क्या रख रही है? जो उसकी शेयर होल्डिंग उसके बच्चों में है। होल्डिंग खुद के लिए लोन ले रही है और होल्डिंग जो शेयर होल्डिंग सब्सिडरी में ना, उसे गिरवी के तौर पे रख रही है। तो कहता है क्या आपने लोन लिया है अपनी ही शेयर होल्डिंग को गिरवी के तौर पे रख के, तो शेयर होल्डिंग आपकी जैस में है, अगर है तो बताइए। तो कहता है 5th और 6th में क्या फ़र्क है? यहाँ लोन ले रहे हो टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन ऑफ जैस, और यहाँ जो आपकी शेयर होल्डिंग है जैस में, आपने उसे ही सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, प्लेज के तौर पे रख दिया। तो आप बताइए। तो लोन में 6 पॉइंट होते हैं। डिफॉल्ट में टेबल आपको बनाना है, स्पेसिफिक पर्पस, विलफुल डिफॉल्टर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आखिरी 2 पॉइंट आपको बताइए। प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेज किया पब्लिक इशू से, कहता है या तो आप पब्लिक इशू से रेज किया होगा, पब्लिक इशू में आईपीओ एफपीओ से पैसा रेज किया होगा, जिस पर्पस के लिए पैसा रेज किया उस पर्पस में इस्तेमाल किया गया, पहली बात। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेज किया, जिसे हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कहते हैं, तो पर्पस वाला पॉइंट यहाँ भी सेम है। जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया उस पर्पस में, जिस पर्पस के लिए आएगा उस पर्पस में इस्तेमाल किया या नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट में एक पॉइंट एडिशनल है, क्या 42 + 62 माना गया है? क्या 42 + 62 माना गया है? तो ये बात है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला बताइए। फ्रॉड कंपनी ने किया है, कंपनी के साथ हुआ है, आपने पकड़ा है बीइंग ऑडिटर, ये आपको बताया गया है। 2 बातें बताइए, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड। कंपनी ने किया है, कंपनी के साथ हुआ है, आपने पकड़ा, आपको बताया गया है। 2 बातें, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड। और याद करिए अगर 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ तो सीजी को बताना पड़ेगा, तो एडीटी 4 फाइल किया गया है क्या? और क्या विसल ब्लोअर कुछ बोल रहा था तो क्या उसकी बात सुनी गई है क्या? ठीक। निधि कंपनी में नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 मेंटेन है, यानी टोटल डिपॉजिट के कम से कम 10% डिपॉजिट अनइनकम्बर्ड होने चाहिए। अनइनकम्बर्ड मतलब विदाउट मॉर्गेज। और क्या निधि कंपनी ने पैसा रीपे करने में कोई डिफॉल्ट किया है क्या, या इंटरेस्ट पे करने में? तो बताइए। आरपीटी को लेकर 2 बातें, 177, 188 माना गया है क्या? और क्या एएस का कंप्लायंस किया गया? एएस के हिसाब से आपको पता है एएस 18 लगता है, उस केस में डिस्क्लोजर दिया गया है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम में भी 2 बातें हैं, क्या आपका आईएएस सिस्टम आपके नेचर एंड साइज के हिसाब से, ये तो 610 के अंदर भी लिखा होता है। और क्या एक्सटर्नल ऑडिटर ने इंटरनल की रिपोर्ट कंसीडर की है क्या? क्योंकि याद करिए 610 में यही पढ़ते हैं अपन, जब स्टैट इंटरनल की रिपोर्ट पे ट्रस्ट करता है तो 610 लग जाता है उस केस में। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं कि कंपनी ने आपको अपनी ज़मीन दे दी नोएडा वाली, और डायरेक्टर से बोला कि अपना ऑफिस दे दे सीपी वाला, ज़मीन ले लो, ऑफिस दे दो, 192 मान लो, ठीक। साथ में रजिस्ट्रेशन आरबीआई, देखो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरबीआई के पास,
45IA के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है RBI एक्ट में, और उनको मिलता है COR। तो आप देख लेना आपका क्लाइंट कहीं ऐसा तो नहीं कि NBFC एक्टिविटी कर रहा है और अनरजिस्टर्ड है। तो आप ये देख लो कि क्या भैया रजिस्टर्ड है RBI के पास, क्या COR लिया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि NBFC एक्टिविटी कर रहा है लेकिन COR भी नहीं है। और क्या आपका क्लाइंट CIC है क्या? CIC मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अरे आप एंजल इन्वेस्टर सुनते हैं ना, प्राइवेट इक्विटी फर्म, ये वही है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। RBI सर्कुलर कहता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो है जिसका मिनिमम एसेट साइज होगा 100 CR, जिसकी 90% एसेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो होती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो आपका क्लाइंट CIC है तो चेक कर लो CIC वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि नहीं। और अगर एग्जेम्प्टेड CIC है, अगर आपके एसेट साइज 100 करोड़ से कम की है ना, तो आपको नहीं कराना रजिस्ट्रेशन, तो वो CIC होती है एग्जेम्प्टेड CIC। तो क्या एग्जेम्प्टेड CIC वाला क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? और अगर ग्रुप में 1 से ऊपर CIC है तो इंडिकेट करिए द नंबर ऑफ CIC। अगर ग्रुप में 1 से ऊपर CIC है तो इंडिकेट करिए नंबर ऑफ CIC, ठीक है ना। कैश लॉस हुआ है क्या आपको इस साल पिछले साल में? हुआ है तो बताइए। ध्यान रखना इस साल या पिछले साल कैश लॉस हुआ है क्या? हुआ है तो बताइए। क्या पिछला ऑडिटर रिजाइन करके गया है क्या? किया करके गया है सर पिछला ऑडिटर, तो क्या आपने उसके सजेशंस, रिकमेंडेशन, ऑब्जेक्शन सुने हैं क्या? सुने हैं क्या? उसकी बातें सुनी, जो जाने वाला जा रहा है भाई उसकी बात तो सुन लो आप कम से कम, क्या ऑब्जेक्शन हैं उसके, ठीक है ना। साथ में क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना सर ऑडिट रिपोर्ट डेट के दिन? अब मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है वो कैसे पता लगाएंगे? कहता है सर ध्यान रखना अनसर्टेनिटी तो नहीं है। कब अनसर्टेनिटी तो नहीं है? रिपोर्ट डेट के दिन। आप कहते हैं बैलेंस शीट डेट से ड्यू होने वाली अगले 1 साल में हर एक लाइबिलिटी वी आर कंपीटेंट टू पे दैट लाइबिलिटी विच विल बी ड्यू इन द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। हम सक्षम हैं उस लाइबिलिटी को पे करने में जो अगले 1 साल में ड्यू होगी फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर आप सक्षम है ना उसे पे करने में तो आप मानेंगे अनसर्टेनिटी नहीं है सर। कहाँ से? देखो अनसर्टेनिटी नहीं है, ध्यान रखना, मैं फिर बोलूँगा आपको। अनसर्टेनिटी जब चेक करेंगे तो आप अनसर्टेनिटी चेक करेंगे रिपोर्ट डेट के दिन, लेकिन जब 1 साल काउंट करेंगे आप तो बैलेंस शीट डेट से, तो आप बोलोगे अनसर्टेनिटी नहीं है, वो रिपोर्ट डेट के दिन बोलोगे। लेकिन बैलेंस शीट डेट जो 1 साल में ड्यू होने वाली लाइबिलिटी वो बैलेंस शीट डेट से। सर हवाई बोल दोगे क्या कि नहीं हम तो पे करने में सक्षम है? अरे भैया पे करने में सक्षम है ये बोलोगे तो पहले चेक करोगे ना रिसीवेबल से पैसा कब कब आएगा, रेशियो एडवर्स तो नहीं है, आपकी म्यूचुअल फंड वगैरह क्या बिक रहे हैं, क्या मैच्योर हो रहे हैं, क्या रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कब कब कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, और क्या क्या बोर्ड के प्लान्स हैं। बोर्ड एक्सपेंशन करेगा, कॉस्ट रिडक्शन करेगा, फाइनेंसिंग लेकर आएगा, कुछ तो प्लान्स होंगे। तो कहता है ये 5 बातें आप कंसीडर करोगे, उसके बाद जाकर आप बोलोगे हाँ हम सक्षम है पे करने में। CSR सर देखो आपको खर्च करना था 5 करोड़ रुपए, आपका 1 करोड़ रुपए बच गया अनस्पेंट अमाउंट। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, फीता कट चुका है, आपको हॉस्पिटल खोलना था आपने खोल दिया, तो जो 1 करोड़ रुपए बच गया ना आपका वो कहाँ जाएगा सर? वो जाएगा सर CSR का एक फंड दिया गया स्केड्यूल 7 के अंदर, वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे अगले 6 महीने में। अगर प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग मतलब कंप्लीट हो चुका है तो स्केड्यूल 7 में दिया गया प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स फंड या कोई भी फंड SC ST OBC माइनॉरिटी वीमन के लिए, तो वहाँ पैसा जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो पैसा उस फंड में नहीं जाएगा, पैसा जाएगा अगले 30 दिन में अनस्पेंड CSR अकाउंट में, स्पेशल बैंक अकाउंट में। तो अगर पैसा ऑनगोइंग है तो क्या वो पैसा गया है स्पेशल बैंक अकाउंट में? तो ये 2 बातें आपको चेक करनी और बतानी है CSR के अंदर। एडवर्स रिमार्क, क्या आपकी जिसकी भी आप ऑडिट कर रहे हो कंपनी की, क्या उसकी सब्सिडरी एसोसिएट के ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया कारो को लेकर? क्या जिस कंपनी के आप ऑडिट कर रहे हो क्या उसके सब्सिडरी एसोसिएट ने क्वालिफिकेशन दिया है क्या? दिया है तो कंपनी का नाम बताओ प्लस पैराग्राफ नंबर बताओ। कंपनी का नाम बताओ प्लस पैराग्राफ नंबर बताओ। किसके ऑडिटर ने दिया है? ऑडिटर उस कंपनी का जिसके अकाउंट्स आपके साथ कंसोलिडेट होंगे, यानी कि या तो वो आपकी होल्डिंग होगी या सब्सिडरी होगी या एसोसिएट होगी, तीनों में से एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, तीनों में से किसी के ऑडिटर ने भी अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दी कारो को लेकर तो आपको 2 बातें बतानी पड़ेंगी, ये फैक्ट और नेम ऑफ कंपनी। एक बात मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ 2 में सिंपल सी बात लिखी है सर कि ये कारो जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पे नहीं लगता एक्सेप्ट क्लॉज 21, कोई भी पॉइंट CFS पे नहीं लगता, पैराग्राफ 2। और पैराग्राफ 4 कहता है सर कि जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना
इसका कोई भी नेगेटिव आंसर दिया आपने तो रीजंस देने पड़ेंगे। आप कहते हो भाई कि पीपी को लेकर प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बनाए गए, तो रीजंस देने पड़ेंगे, हर नेगेटिव आंसर के रीजन देने पड़ेंगे। कारो 2020 खत्म हो गया, आनंद ही जीवन में, मजे ही आ गए।